Hello everyone. Today we are going to solve NEET UT 2021 question paper, physics section. First question says inductor of inductance L. Inductor of inductance L. Oh, I'm sorry. Inductance is L. A capacitor of capacitance C and resistor of resistance are connected in series. Series में connected है तीनों. To an AC source of potential difference V. जो AC source है वो potential difference है उसका V. As shown in the figure. The potential difference across L, C and R. L, C and R में जो potential difference है L पे है 40, C पे है 10 और R पे भी है 40. Right? Amplitude of current flowing in the LCR circuit is this. So amplitude बोला यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो है amplitude of current, यानी कि this value is I max and not I RMS. ये RMS नहीं है, ये maximum value. Maximum value क्या होती है? Amplitude. तो ये RMS value नहीं है, ये I max value है, ठीक है, maximum value है. The impedance यानी कि Z बताना है अपने को. So V RMS क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले V RMS निकालेंगे, which is 40 minus 10 whole square plus 40 square, which is under root 30 square plus 40 square which is 50. ठीक है, यहाँ तक आया. एंड देन जो करंट है, ओ सॉरी, ये जो वैल्यू आई है V की, ये V मैक्स है. सो V RMS की वैल्यू क्या हो जाएगी? V मैक्स बाय अंडर रूट 2 विच इज 50 अपॉन अंडर रूट 2. नाउ वी नो दैट V RMS इज इक्वल्स टू I RMS इंटू Z. ऑलराइट, ये सबको पता है. उसके बाद V RMS की वैल्यू 50 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू I RMS की वैल्यू क्या होगी? 10 रूट 2 अपॉन, ये तो I मैक्स है, I RMS क्या हो जाएगा? I मैक्स अपॉन अंडर रूट 2 इंटू Z. सो अंडर रूट 2 कैंसल्स. सो Z इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 2. सो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म. ऑलराइट, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो √3 गिवन है. सो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 गिवन है एंड ये इस पे नॉर्मल है. अगर ये इस पे 90 डिग्री पे गिरा, ये गिवन है. सो अगर ये 90 डिग्री होता है देन वी नो दैट ये डेविएट नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है एंड देन ये डेविएट होता है अपने पास से. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है? नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल हमेशा सरफेस से होता है. ठीक है, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा. एंड हमको क्या बताना है? हमको ये एंगल बताना है. दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस ई. अपने को क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, अपने को ये बताना है. सो उसके लिए अपने को ये वाला एंगल पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर अपने को ये वाला एंगल पता होगा देन वी कैन यूज द स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin E. E क्या है? ये I है. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है देन E विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस. सो μ1, ये μ1 है और ये यहाँ पे जो एयर है वो μ2 होगा. μ1 इज अंडर रूट 3 sin I इज इक्वल्स टू μ2 इज 1 इंटू sin E. ठीक है, देन अब हमने को ये वाला निकालना है. देन इन दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू पेन से, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. तो ये वाला एंगल निकल सकता है 60 डिग्री. अगर ये पूरा 90 था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 90 था, तो फिर ये पूरा भी 90 होगा. मैं थोड़ा सा रब करके बता देता हूँ. इसके बाद ये 60 वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को. इसके बाद अगर ये पूरा 90 है देन ये पूरा भी 90 होगा. मैंने बताया कि ये वाला भी 60 आया है. देन ये जो रिमेनिंग है जिसकी वैल्यू मैंने आई बोली थी अभी, वो क्या हो गया? 30. 60 माइनस 90 30. देन √3 sin 30 इज इक्वल टू sin E. √3 sin 30 is 1/2 sin E. Then sin E is √3/2. Then E will be equal to 60 degree is the answer. 60 degree will be the answer. I hope you understand well. Dipole is placed in an electric field as shown. In which direction it will move? In which direction it will move? This is a dipole. ये एक डाइपोल है, इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव एंड है. यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है जो कि रखा हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है. ठीक है, नाउ वी नो दैट इट इज क्लियर इन दिस डायग्राम कि जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इस ई के, इस पॉइंट चार्ज के, या फिर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा कोई जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है. ये जो पॉजिटिव वाला है ये इसके पास में है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी ज़्यादा है. इस वाले पॉइंट पे मैं जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है. यहाँ पे कम है जहाँ पे मैं अब मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है. देन ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा इस पे, पॉजिटिव वाले पे. एंड ये फोर्स कहाँ पे होगा? अगर ये साइन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव जाती है, ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा. नो डाउट इस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट भी करेगा, बट जो इसको रिपेल करेगा वो फोर्स ज़्यादा होगा. फोर्स ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है. एंड वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². जितना कम डिस्टेंस होगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा. ऑलराइट, सो इट इज क्लियर दैट दिस चार्ज विल, द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी ऑन दिस डायरेक्शन, यानी कि राइट साइड. एंड वी ऑल नो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आंसर विल बी इट विल मूव ऑन राइट साइड एंड एनर्जी विल डिक्रीज. So which option will be correct? Towards the left as potential increase? No, this is first option is wrong. Towards the right and it will decrease. Yes, second option will be right. Correct answer. Now the fourth question. A capacitor of capacitance C. The capacitance is C connected across AC source of voltage V. Given by V is equal to V0 sin omega t. The displacement current. अपने को बताना है displacement current between the plates of the capacitor would be given by. So अगर मैं diagram बनाऊँ इसका circuit diagram, it will go like sorry. ये capacitor है एक, इसको AC source से connect कर दिया अपन ने. तो यहाँ पे एक चार्ज डेवलप होगा
यहाँ पे इस इन दो प्लेट्स के बीच में एक करंट आएगा जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एंड वी रिप्रेजेंट इट एज आई डी। हमको इस आई डी की वैल्यू बतानी है जब हमको इसका एक्सप्रेशन दे रखा है, इस वोल्टेज का एक्सप्रेशन अपने को गिवन है। सो द डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आई डी इज सी डी वी बाई डी टी, then the displacement current will be equal to C dV by dt. dV is V naught sin omega t by dt. The differentiation of sin omega t with respect to time will be equal to C V omega cos omega t. So this will be equal to, and this V is given as V naught. क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगी V naught वाली. Then C V naught omega cos omega t will be the required answer. So कौन सा हो रहा है? V naught omega cos omega C cos omega t. यही क्या? C V naught omega cos omega t. Yes, the first option will be the correct option. Next question. A thick current carrying cable of radius r carries a current I uniformly distributed across its cross section. Uniformly distributed on its cross section. The variation of magnetic field बतानी है due to cable with the distance r from the axis of the cable, on the axis of cable. ठीक है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? If we take a cross section of that wire, तो हम क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर बनाते हैं हमेशा। ये एक सॉलिड वायर है, मतलब इट्स नॉट अ हॉलो वायर, ये सॉलिड वायर है। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। ये हॉलो नहीं है, ये एक सॉलिड वायर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है एंड इसका अपने को ये बताना है कि जो आर, इसका जो रेडियस है वो आर गिवन है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस से कैसे चेंज होती है। देन वी नो दैट किसी एक पॉइंट पे आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से, मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं एक्सिस को पकड़ूं और उसको यहाँ से लेके जाऊँ यहाँ तक, देन इट विल बी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, इट विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दिस केस टू आर। ठीक है, बट अगर इसके मैं सरफेस पे जाऊँ और सरफेस पे जाऊँ तो क्या हो जाता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बी सरफेस, इसकी वैल्यू ये आती है। ऑलराइट, एंड बी आउटसाइड वो क्या आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वेयर डी इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड बी इनसाइड। मैंने इसका एक्सप्रेशन बताना रह गया था, ये प्रोपोर्शनल कैसे आया मैं वो बताता हूँ। बी इनसाइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, अगर मैं इसको आर लूँ, इसके रेडियस को कैपिटल आर लूँ, देन दिस विल बी ऑल्सो कैपिटल आर। अगर मैं इसके रेडियस को कैपिटल आर लूँ एंड कोई एक डिस्टेंस यहाँ पे इसको स्मॉल आर लूँ, देन इट विल बी इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर बी इनसाइड। सो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू बी इनसाइड is proportional to r square. This is the required expression. So अगर b inside, अगर मैं अब इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर इनसाइड है, अगर ये इस एक्स एक्सिस को मैं r लूँ तो इसके यहाँ तक, इसके लेफ्ट हैंड साइड तक इनसाइड है, ये रेडियस है और ये आउटसाइड हो गया यहाँ पे, यानी कि कोई भी डिस्टेंस d तक। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? r तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। शायद मैंने एक एक्सप्रेशन जो है वो गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। ये जो एक्सप्रेशन है वो r अपॉन r स्क्वायर होता है, V नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, B प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर एंड देन इट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, where R is the distance from center, R distance from center। ठीक है, सो ऐसा ग्राफ कौन सा है? सी ऑप्शन में। नाउ सिक्स क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस A ऑफ फोकल लेंथ 20, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ A इज इट इज कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये प्लस का 20 होगा सेंटीमीटर, एंड कॉन्केव लेंस, ये कॉन्वेक्स था, ये कॉन्केव लेंस B ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, सो इट विल बी एफ बी विल बी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस पे रखे हुए इनको, विद द डिस्टेंस d बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस है वो d है, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। सो रेज यहाँ से ऐसे आ रही है। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन A, जो मैंने अभी बनाया जस्ट, ये A पे, चाहिए A है और ये B है, A पे लाइट फॉल कर रही है, लीव्स B एज अ पैरेलल बीम, अगर ये पैरेलल है तो ये यहाँ से पैरेलल बीम की तरह इमर्ज आउट हो रही है। ठीक है, देन द डिस्टेंस d इज इन सेंटीमीटर विल बी, सेंटीमीटर में अपने को निकालना है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पे होगी और ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। पैरेलल बीम है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और यहाँ पे ये भी इन्फिनिटी पे आएगी। सो इस सिस्टम में जब दोनों के बीच का डिस्टेंस d होता है, दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस d होता है, इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/d अपॉन f1 f2 इज इक्वल टू द नेट फोकल लेंथ। अब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो नेट फोकल लेंथ विल बी 0। सो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू d अपॉन f1 f2। दिस इंप्लाइज दैट 1/fa, ये a है और f2 इज b।
1/20 minus 1/5 equals to d upon 20 into 5. This will be equal to, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 21 minus 4 equals to d upon 20 into 5. 20 से 20 cancel, so 3 minus 3 into 5 equals to d, so d is equals to minus 15. So d की जो वैल्यू है वो है minus 15, which is second option. An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on photosensitive surface of negligible work function. If m is the mass of photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d, then हमको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वेवलेंथ लैम्डा की, विच इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन. ठीक है, सो वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. And also d Broglie wavelength is equals to h upon under root 2 mv, sorry 2 me. ये लैम्डा डी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, सो डी लैम्डा डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 एम ई. ये जो ई की वैल्यू है मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ देन माय एक्सप्रेशन विल बी लैम्डा डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2 एम, द एक्सप्रेशन एच सी बाय लैम्डा. सो एक एच से एक एच कैंसिल हुआ, लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 एम, एच लैम्डा अपॉन ये लैम्डा यहाँ पे चला गया 2 एम सी. सो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू 2 एम सी बाय एच इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, which implies lambda equals to 2 mc by h into lambda d square. This is the required answer. The third option will be the correct answer. Question number 8. Column 1 gives the certain physical terms associated with the current through the metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations दे रखे हैं, मतलब कॉलम 1 में हमको कुछ टर्म्स दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज या फिर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं. हमको बताना है कि हमको मैच करना है कि कौन सा फॉर्मुला या कौन सा एक्सप्रेशन किसका है. ठीक है, सो मैं सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को पकड़ता हूँ. मुझे ये पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है उसका फॉर्मुला होता है रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. सो टाउ विल बी इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर रो, जो कि ये सेम है. सो टाउ विल, ये वाला एक्सप्रेशन ये टाउ यानी कि रिलैक्सेशन पीरियड का होगा. सो p विल बी द रिलैक्सेशन पीरियड, c का p ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है. सो दिस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, द आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन. A radioactive nucleus, इसका एक्सप्रेशन ये है, undergoes spontaneous decay in the sequence. एक सीक्वेंस दे रखा है जिसमें इसका डिके हो रहा है, where z is the atomic number of the element, the possible decay particles are in the sequence. कौन सा पार्टिकल सीक्वेंस जो है वो सही है. सो फर्स्ट में अगर यहाँ पे z जो एटॉमिक नंबर है वो अगर कम हो रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बीटा प्लस डिके होगा. ठीक है, अल्फा तो हो नहीं सकता, तो अल्फा वाले तो दोनों ऑप्शंस हम कट कर सकते हैं. यहाँ पे बीटा प्लस हुआ होगा. ठीक है, और -1 के बाद क्या हुआ अल्फा डिके, तो ये -3 हो गया. अल्फा डिके में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो z-2 हो जाता है, यानी कि 2 से कम होता है. यहाँ पे अल्फा रहा होगा, यहाँ पे बीटा माइनस होगा. सो बीटा प्लस देन अल्फा देन बीटा माइनस. थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. सिंपल. 10th question, the effective resistance of parallel combination that consists of 4 wires equal length, equal area of cross section and same material is 0.5. पैरेलल कनेक्शन में अपने 4 रेजिस्टर्स को, 4 वायर्स को लगाया है. ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस. अगर इनका लेंथ इक्वल है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है एंड मटेरियल भी इक्वल है, रेजिस्टेंस का फॉर्मुला क्या होता है, रो एल बाई ए. अगर ये तीनों टर्म्स सेम है तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा. देन दिस विल बी इक्वल टू आर 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 एंड आर, एंड वी हैव सेड दैट 4 अपॉन आर, अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं 1 R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. ये एक्सप्रेशन होता है, तो मैंने सबको ऐड करके लिख दिया इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या है 0.5 यानी कि 100 अपॉन 25 यानी कि 4. देन R इक्वल्स टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास 1. क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में लगाएंगे हम इनको चारों को, 1 ओम के 4 रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 4 ओम आएगा. सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर. अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s. जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन है हम उनको साथ साथ में डायग्राम बना के करते हैं. एक s हाइट से हमने पार्टिकल ड्रॉप किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. ये 3 times its potential energy. Kinetic energy is 3 times potential energy. ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है. The height from the surface of Earth and speed of the particle at that instant. किसी हाइट h पे ये वाली चीज़ हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया, रिलीज किया, तो u इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हमने इस पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया, और इस हाइट पे, किसी हाइट h पे हमको पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. तो हमको इस हाइट पे, एक तो ये हाइट बतानी है और इस हाइट पे इसकी क्या स्पीड होगी वो बतानी है. सो वी नो द हाइट इज इक्वल टू, इन दिस केसेस क्या होता है, जो हाइट होती है वो टोटल हाइट जहाँ से रिलीज किया अपॉन n प्लस 1 होता है. ये एक जनरलाइज फॉर्मुला है जो ऐसे टाइप के लिए जब ऐसा गिवन होता है ना 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, अगर n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज n टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें जो हाइट का एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है. देन हाइट विल बी इक्वल्स टू s अपॉन n प्लस 1. n क्या यहाँ पे 3 प्लस 1 यानी कि s अपॉन 4. तो s अपॉन 4
तीन एक्सप्रेशन में है, इससे काम नहीं चलेगा, हिट एंड ट्रायल से तीन ऑप्शन भी अपने पास जिंदा है। वी का जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है वो आता है n अपॉन n प्लस 1 इंटू 2gh और यहाँ पे h जो है वो s दे रखा है, तो ये 2gs हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 2gs, यानी कि अंडर रूट 3/4 2gs 4 2 सो होल अंडर रूट 3gs by 2 will be the correct answer. तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, होल अंडर रूट 3gs by 2, which is the fourth option. Half life of a radioactive nuclei is 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be. Half life of a radioactive जो t half अपने को दे रखा है वो है 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours. So the question number 12 says that the half life of a radioactive nuclide is 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be. So हमको पता है कि t half जो है क्वेश्चन 100 दे रखा है, and t half का जो एक्सप्रेशन होता है that is 1 upon ln x by a 1 upon ln lambda into x by a. x by a की यहाँ पे अगर t half है तो ln 2 upon lambda equals to 100 given है, and 150 hours के बाद यानी कि 1 upon lambda ln x by a जो गिवन है which is 150. हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, so lambda to lambda कैंसिल हो जाएगा, so this will be 5 2 5 3 3 by 2 ln 2 equals to ln x by a. so अगर हम एंटी लॉग लें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 by 2 equals to x by a. so x by a will be equal to 2 root 2. a by x जो फ्रैक्शन है वो a by x है, which will be equal to 1 upon 2 root 2, which is the required answer. Second option will be the correct answer. Next question says a cup of coffee cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Sorry, cup of coffee cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius when room temperature is 20 degree. When the room temperature is 20 degree. Just a second. जो रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस, टाइम टेकन बाय द सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 टू 60 डिग्री सेल्सियस एट अ रूम टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, अपने को ये बताना है. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको ये पता है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है T2 minus T1 divided by T equals to K T2 plus T1 by 2 minus T naught. T naught is the temperature surrounding. So T2 यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, T2 90 minus 80, so this will be 90 minus 80 by, ये कितनी देर में हो रहा था, ओके हम इसको लेट इट बी टी के 90 plus 80 by 2 minus T naught, which implies that 10 by T equals to K into 130 by 2. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो इसको सॉल्व करेंगे जब, अच्छा ये टी नॉट को हम 20 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब 13 by 2 आएगा. सो के की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो है 2 by 13 टी. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के. नाउ 80 minus 60 करना है अपने को, क्यों, क्योंकि अब जो दूसरा कप है वो 80 से 60 डिग्री पे जा रहा है, फ्रॉम 80 टू 60. सो 80 minus 60 बाई टाइम क्या है टी डैश, कोई टाइम हो गया टी डैश, के 80 plus 60 by 2 यानी कि 140 by 2 यानी कि 70 minus 20 20 अपॉन टी डैश इक्वल्स टू के 50. सो अब हम के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 अपॉन टी डैश इक्वल्स टू 2 अपॉन 13 टी इंटू 5. 2 से 2 कैंसिल, सो टी डैश विल बी इक्वल टू 13 टी बाई 5, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. 13 टी बाई 5. सेकंड ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर. द नंबर ऑफ फोटॉन्स, जस्ट अ सेकंड. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड. पर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जाता है यहाँ पे, पर सेकंड. ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 60 नैनोमीटर. जो वेवलेंथ है लैम्डा इज 60 नैनोमीटर. व्हेन इट डिलीवर्स अ पावर ऑफ, जो पावर है वो अपने को गिवन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट. तो अपने को एन की वैल्यू बतानी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, एन अपॉन टी. पर सेकंड है ना, तो एन अपॉन टी, इसको मैं कैपिटल एन नाम दे देता हूँ, ठीक है. नाउ जो पावर होती है ना, that is equal to n number of photons per unit time h c by lambda. So 3.3 into 10 to the power minus 3 equals to n. H is 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by lambda. Lambda is given 600. So 3.3 से 66 में 2 times cancel करूँगा. This is 300 and c की वैल्यू है वो है 3 into 10 to the power 8. 300 से जाएगा तो ये ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगा. P is equal to
So no, 10 to the power minus 3 equals to n. 8 minus 2 is 6. So into 10 to the power minus 34 plus 6. So n will be equal to 10 to the power 34 minus 6 minus 3. One second, which is equal to 10 to the power minus 10 to the power plus 16. This is the required answer. The body is executing a simple harmonic motion with frequency n. The frequency of its potential energy will be. We know that potential energy is half k x square. For a simple harmonic motion, half k x is a sin omega t. हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूँ मैं हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा, दिस इज कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। इस चीज़ को कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ये भी लिख सकता हूँ। सो वी कैन सी दैट दिस इज 2 ओमेगा। सो द टाइम पीरियड डबल्स, सो यहाँ पे डबल हो गया। सो दिस विल बी 2n, frequency will be 2n. Omega क्या होती है frequency? So this will be the required answer. The question number 16 says that infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown. ठीक है, ये current carrying conductor infinitely long है, इसमें करंट है 5 एम्पीयर का, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10⁻5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। जो ये डिस्टेंस है वो अपने को 20 सेंटीमीटर गिवन है एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे ये कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ पे अपने फोर्स एक्सपीरियंस निकालना है बाय इलेक्ट्रॉन एट दैट एक्सटेंट। ओके, तो वी नो दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड वुड बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय d, ठीक है। नाउ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मैं एज भी लिख रहा हूँ इनटू I1 को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन T I2। अच्छा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू Q बाई T। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो क्या है E और T। अब ये जो L है ना, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये L फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो ये फोर्स आ जाएगा इंटू I2। नाउ दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू एल की वैल्यू क्या होती है, अच्छा एल की वैल्यू नहीं, सॉरी, ये एल बाई टी ये हो जाता है वी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी इंटू I2। सो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वेलोसिटी 10/5 मीटर पर सेकंड गिवन थी और करंट I2 की वैल्यू क्या गिवन थी 5 एम्पीयर। दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 पाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10⁵ इंटू 5। ओके, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 16 5 6 5 30, 8 हो जाएगी। और अच्छा हाँ, इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो मैं शायद लिखना भूल गया, अपॉन डी। ये अपॉन डी था ना, वो शायद मैं लिखना भूल गया था, ये टी, आई एम रियली सॉरी। ये है डी, इस डी की वैल्यू क्या है 2, सॉरी 2 नहीं 20 सेंटीमीटर था, है ना। क्वेश्चन अगर मैं देखूँ 20 सेंटीमीटर था, सो 20 इंटू 100 यहाँ पे ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 6। सो दिस विल बी इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 7 विच इज इक्वल टू सॉरी मैं 10 पावर माइनस 7 जो था इसको लिखना भूल गया, 10 टू द पावर माइनस 7, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 6 था तो ये माइनस 7 हो जाएगा। सो 19 माइनस 1, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन विल बी द आंसर। सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ये फोर्थ जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If force F, acceleration A and time t are chosen as fundamental physical quantities, find the dimensions of energy। देखो एनर्जी का डायमेंशन बताना है। So let dimensions of energy be equal to F की पावर A की पावर B and T की पावर C। एनर्जी का एक्चुअल डायमेंशन कितना होता है, क्या होता है mL2T - 2। फोर्स का क्या होता है mLT - 2 होल A। एक्सेलरेशन का होता है LT - 2 होल B और T तो होता है T, ये C हो गया। ओके, सो mL2T - 2 विल बी इक्वल टू m की पावर A, L की पावर A, T की पावर -2A, L की पावर B, T की पावर -2B और T की पावर C। सो mL2T - 2 विल बी इक्वल टू
n की पावर a, l की पावर a प्लस b एंड t की पावर -2a माइनस 2b प्लस c। अगर मैं कंपेयर करूँ, सो a विल बी इक्वल टू 1 एंड a प्लस b विल बी इक्वल टू 2। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू प्लस 1। सो a इज़ 1, b इज़ 1 एंड -2a माइनस 2b प्लस c, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इक्वल्स टू -2। सो -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस c विल बी इक्वल्स टू -2 से -2 कैंसिल हो गया, सो c विल बी इक्वल टू प्लस का 2। सो हमने माना था f a b एंड t c। सो a इज़ 1, सो f की पावर 1, b इज़ 1, सो a की पावर भी 1 एंड t इज़ 2, c इज़ 2, तो f a t इंटू स्क्वायर। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो रूट मीन हमको जो है मैच करना है ये सब। सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस ऑफ अ डायटोमिक गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। सबसे इजी क्वांटिटी अगर मैं ढूंढूं तो मुझे जो सबसे इजी क्वांटिटी लगती है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज दिस। बी का पी ढूंढ लो, बी का पी एंड बी का पी। देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का होती है, ए का क्यू देख लो, ये तो होती है वी आर एम एस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ए का क्यू, ए का क्यू। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, A small block slides down a smooth inclined plane. ये smooth है, starting from rest। अच्छा, इस rest से start हुआ है at time t equals to 0. Let Sn be the distance traveled by the interval t is equals to n minus 1 to t is equal to n. So इससे क्या पता चला मेरे को? Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equals to n minus 1 to t is equals to n. This is known as nth second. nth second, ठीक है। So Sn की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है? Distance traveled by nth second is u plus a by 2 to n minus 1. Okay. So the distance, the ratio Sn upon Sn plus 1. So Sn plus 1 कितना होगा, u plus a by 2 into 2 n plus 1 minus 1। सिंपल, इनका रेशियो निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो u will be equals to 0 in both the cases। ओके, सो दिस विल बी a by 2 2n minus 1 अपॉन a by 2 2n plus 1 minus 1। ये से कैंसिल हो जाएगा, सो 2n minus 1 अपॉन 2n plus 2 minus 1, सो 2n minus 1 upon 2n plus 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, 2n minus 1 upon 2n plus 1। सो द आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, 2n minus 1 upon 2n plus 1। Nucleus with a mass number of 240 breaks into two fragments, of each mass number 120. The binding energy per nucleon, binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragments is 8.5 mega electron volt. So जब टूटा हुआ नहीं था तब उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो थी 7.6, एंड जब टूट गया तब उसकी जब फ्रेगमेंट्स हो गए तो उसकी है 8.5। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अनफ्रेगमेंटेड मास को अगर मैं BE1 से रिप्रेजेंट करूं तो फिर क्या होता है वो बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 7.6, और बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी इनटू एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर। तो मास नंबर क्या दे रखा था, 240 अनफ्रेगमेंटेड का, सो 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर अनफ्रेगमेंटेड इज BE2। तो पर न्यूक्लियन क्या थी 8.5, और उनका मास नंबर कितना था 120, ये 120 था उनका मास नंबर, सो इंटू 120। और ऐसे कितने फ्रेगमेंट्स थे, 2 फ्रेगमेंट्स थे इंटू 2 विच इज 8.5 इंटू 240। सो बॉन्ड एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी, नेट बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 8.5 इंटू 240 माइनस 7.6 इंटू 240। उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा 8.5 माइनस 7.6 मल्टीप्लाई बाय 240 विच विल बी इक्वल टू 9 0.9। सो 24 इंटू 9, 9 4 36 का 6, 3 9 2 18 19 20 21 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। So the answer is 216 mega electron volt. So this was an easy type of question. Now this is a very nice question. ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें गड़बड़ करके आए थे। A screw gauge, ये screw gauge है, gives the following reading when used to measure the diameter of the wire. Diameter था वायर का, वो निकालना था। मेन स्केल रीडिंग इज 0 मिलीमीटर, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या है 0 मिलीमीटर। जस्ट अ सेकेंड, सो एम मेन स्केल रीडिंग क्या दे रखी है 0 मिलीमीटर। ओके, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 52 डिविजन्स। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 डिवीजन, ठीक है। एंड गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन, 1 मिलीमीटर ऑन ईच ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम अबव डेटा। सो अपने को डायमीटर बताना है। सो डायमीटर या रेडियस निकालने का अगर ऐसे स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस एन एल माइनस आई। ओके, वेयर एल इज द लीस्ट काउंट।
ओके, सो दिस विल बी L माइनस आई, ये जो है ना ये लीस्ट काउंट है। एक सेकंड, L माइनस आई क्यों कर रहा हूँ मैं, इजी लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सो दिस इज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। सो अब मुझे लीस्ट काउंट नहीं पता, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग थी 52 डिविजन्स, लेकिन सर्कुलर स्केल डिविजन्स क्या दे रखे हैं 100। सर्कुलर स्केल के जो डिविजन्स हैं जो कि 1 मिलीमीटर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं मेन स्केल के, वो है 100। सो इसकी जो पिच है विच इज 1 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल की जो डिविजन है वो है 100। सो दिस इज लीस्ट काउंट, अपने पास क्या आ गया 0.01 मिलीमीटर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि अपने को सेंटीमीटर में है सारे ऑप्शंस, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो अब जो डायमीटर आएगा उसकी जो वैल्यू है वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये जो एन से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है वही है ये सर्कुलर स्केल रीडिंग, जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया था ऊपर, इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल जो रीडिंग थी वो है 0, सो दिस विल बी 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 एंड द लीस्ट काउंट इज 0.001, दिस विल बी 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर, विच इज द फोर्थ ऑप्शन। सो दिस वाज अ रियली नाइस क्वेश्चन। इसमें अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, डायमीटर इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पेज अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, अगर ये दो फॉर्मूला आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो सकता है। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे अपने को द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। क्या बताना है अपने को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या कांसेप्ट लगेगा वो देखना है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो कैपेसिटेंस है वो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालेंगे। इन दो पॉइंट के क्रॉस अगर अपन कोई करंट फ्लो करवाना चाहे तो एक तो इस कैपेसिटर से टकराएगा, एक इस कैपेसिटर से टकराएगा। क्या वो इसके इस वाले कैपेसिटर के पास जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड है, सो ये काउंट नहीं होगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम विल बी दिस सिंपली। दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 2C, सो 2C विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। द लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस होती है माइक्रो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, क्यों होती है वो, ये पूछा। अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज ऑब्जेक्टिव फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका क्या रीजन होता है, ऑप्शंस हैं, अ लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस, अ लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, अ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। सो अपने को क्वालिटी भी मिलती है, जब फोकल लेंथ ज्यादा होगी, अपर्चर ज्यादा होगा तो अपने को क्वालिटी मिलती है, विजिबिलिटी भी ऑफ कोर्स होगी, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं, क्वालिटी भी है, विजिबिलिटी भी है, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लार्ज अपर्चर है, ध्यान देने वाली बात क्या थी, लार्ज अपर्चर है तो लाइट गैदरिंग पावर जो होगी वो अच्छी खासी होगी, लाइट अच्छे से गैदर कर पाएगा वो लार्ज अपर्चर की वजह से। एंड लार्ज अपर्चर प्रोवाइड अ बेटर रिजोल्यूशन, लार्ज अपर्चर प्रोवाइड अ बेटर रिजोल्यूशन बेटर होगा, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों सही है, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। अपने को क्वालिटी भी अच्छी मिलती है लार्ज अपर्चर ऑफ लार्ज फोकल लेंथ के कारण, लाइट गैदरिंग पावर भी अच्छी होती है और रिजोल्यूशन भी बेटर होता है, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। Next question says two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by wire, connect कर दिया वायर से। The ratio of surface charge densities of the square sigma 1 and sigma 2. Now ये है r1 रेडियस, ये है r2 रेडियस, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जब कनेक्ट कर दिया ना, when connected, sorry, just a second, when connected by a वायर, जब इनको हम वायर से कनेक्ट कर देंगे इन दोनों स्फीयर्स को, देन पोटेंशियल ऑफ बोथ विल बी सेम। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तब जो चार्ज होगा ना, इसमें मान लो Q1 चार्ज था यहाँ पे और Q2 चार्ज था यहाँ पे, ठीक है, Q1 चार्ज था यहाँ पे और Q2 चार्ज था इस वाले स्फीयर पे। Q1 टू Q2 चार्ज फ्लो होगा तब तक जब तक कोई पोटेंशियल इन दोनों का इक्वल ना हो जाए, जब तक V सेम ना हो जाए तब तक इनका चार्ज फ्लो होता रहेगा, ठीक है। सो V1 विल बी इक्वल टू V2, सो KQ1 by R1 विल बी इक्वल टू KQ2 by R2, सो Q1 by Q2 is equal to R1 by R2। यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो चार्ज पर यूनिट एरिया, सो स्फीयर का एरिया क्या आता है 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो Q1 by Q2 इंटू R2 by R1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू Q1 by Q2 किसके इक्वल था, R1 by R2 R1 by R2 इंटू R2 by R1 into R2 by R1, R1 to R1 cancel, R2 by R2 cancel, so sigma 1 by sigma 2 will be equal to R2 by R1, this is the required answer। sigma 1 to sigma 2 का रेशियो क्या हो गया, R2 by R1, this is the required answer। A spring is stretched by 5 cm by force of 10 Newton, the time period of oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it is, so
10 न्यूटन का फोर्स है और 5 सेंटीमीटर को एक्सटेंड किया गया था. सो F इज इक्वल टू kx होता है, अपने को पता है 10 विल बी इक्वल टू k इंटू x. x क्या है 5 सेंटीमीटर, ये न्यूटन है, ये सेंटीमीटर है, ये न्यूटन है, ये सेंटीमीटर है. सो 5 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा इनको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. सो ये k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 200. नाउ टाइम पीरियड मेरे को पूछा है इसका. सो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई के विच इज ऑल्सो. अच्छा इसमें अपने को मास गिवन है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, एल बाई जी होता है, ठीक है. यहाँ पे एम बाई के होगा. टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट मास है 2 kg डिवाइडेड बाय 200 इज द वैल्यू ऑफ के. सो ये 100 होगा. 2 इंटू 1 2 पाई इंटू 1/10 विच इज 6.28 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.628. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज ऑल्सो अ रियली रियली गुड क्वेश्चन. इसमें क्या होगा हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा. हिट एंड ट्रायल. थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा. लेंथी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज गुड. क्वेश्चन सेज फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन x डायरेक्शन. अपने को इसका डायरेक्शन पता चल गया, x डायरेक्शन में जा रही है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B. सो अपने को EM वेव्स का वो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि अपने को सो दैट जो उसका रिजल्टेंट मूवमेंट है, रिजल्टेंट जो उसका डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन में हो. यानी कि अपने को पता है कि जो वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन EM वेव्स फॉर EM वेव्स, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू E क्रॉस B. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में लगाएंगे. नाउ रेस्पेक्टिवली बोला है क्वेश्चन में. सो सबसे पहले अपने को E दे रखा है, देन उसके बाद B दे रखा है. ये E है, ये B है. दिस इज E, दिस इज B, दिस इज E, दिस इज B एंड दिस इज E, दिस इज B. सो अपने को एक एक ऑप्शन को इस फॉर्मूले में फिट करना पड़ेगा. देन हमारा जो वेलोसिटी जो है ना V, उसका आंसर आई कैप आना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेज प्रोपोगेटिंग इन x डायरेक्शन और कोई साइन नहीं लगाया तो पॉजिटिव x डायरेक्शन. सो पॉजिटिव आई कैप आना चाहिए. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, 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 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए प्लस आई. क्वेश्चन समझ में आया? नाउ हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा इसमें. दैट्स व्हाई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा. सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. देन j कैप प्लस k कैप क्रॉस विद j कैप प्लस k कैप. j क्रॉस j इज 0 एंड j क्रॉस k is plus I cap plus k cross j is minus I cap. This is equal to 0. तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे आंसर 0 आ रहा है. Then minus j cap plus k cap minus j cap plus k cap cross with minus j cap plus minus k cap. This is the expression. तो j 0 हो जाता है. j cross minus k. ये minus j है और minus k है. So this is plus I cap and plus k cross minus j. This is also plus I cap and k cross k is 0. Then this is 2 I cap. I cap वाली जो एक्सप्रेशन है वो मेरे यहाँ पे हिट हो गया. So this will be the required components of E and this one is E and this one is B. हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, 2 I cap नहीं आएगा आंसर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज V. एस्केप वेलोसिटी देखिए V. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? V escape is under root 2gm by r. This is the formula for escape velocity. The escape velocity from surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density. Mass density उसकी same है, mass density same है, okay? And radius is 4 times that of Earth, okay? So हमको mass से कोई मतलब नहीं, हमको density से मतलब है. So मैं mass को लिख सकता हूँ as we know density is equal to mass upon volume. So mass is density into volume. So मैं इसको लिख रहा हूँ under root 2g density and volume of Earth. Earth is a sphere. So volume of sphere is 4/3 pi r cube divided by r. R to r cancel हुआ. So this will be 2g rho 4/3 pi r square which is 8 whole under root by 3 g rho pi r square. ये जो पूरी टर्म है ब्रैकेट के अंदर ये कांस्टेंट है एंड r जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ गया. सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल, एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सो v escape is proportional to radius of the planet. So v upon v dash which is the escape velocity of planet equals radius of earth and 4 times the radius of earth. क्योंकि radius of planet क्या था 4 times of the radius of planet. So this will be 4 times of v. This is the required answer. 4 times of V is the required answer. In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives a balance point at 36 cm length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, replace कर दिया, उसको कनेक्ट नहीं किया उसके साथ, उसको रिप्लेस कर दिया. So जब हमने first EMF लगाया, I'm sorry, E1 was 1.5, then L1 was 36. Now जब E2 हमने कर दिया 2.5, then L2 हमको पूछा बैलेंस पॉइंट, पूछा हमको तो बैलेंस पॉइंट बताना है. So we know E1 by E2 equals 36 by L2. 1.5 divided by 2.5 equals to 36 divided by L2. 5 3 is 15, 5 5 is 25, 3 12. So L2 will be 12 5 is 60 centimeter, which is the required answer. First option is the required answer. The velocity of a small ball of mass m है and density क्या है d. When drop in a container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d by 2, then viscous force acting on the ball will be. एक बॉल है, उसको जब हम कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन में डालते हैं, देन
It requires a constant velocity. mg is the weight acting and this is the viscous force, or this is a viscous force acting. ऑल्सो ग्लिसरीन की कोई बॉयंसी होगी, एफ बॉयंसी जो इसका एक्ट कर रही होगी, विस्कस ड्रैग तो है ही, बॉयंसी भी है. सो अच्छा, और बॉयंसी कितनी होगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. हमको बॉल की जो मास है और डेंसिटी दी रखी है और ग्लिसरीन की डेंसिटी 2 है. सो अगर फॉर बॉल अगर mg है, mg को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जी लिख सकता हूँ, ठीक है. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन फॉर ग्लिसरीन. अब ग्लिसरीन में जो मास डिस्प्लेस होगा वो क्या होगा, रो इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी क्या है ग्लिसरीन की, d/2 इनटू वॉल्यूम. सो इतना जो पॉइंट फोर्स है वो लग रहा है इनटू जी, ये पॉइंट फोर्स लगेगा. सो मुझे इसकी वैल्यू पता है mg की. अगर मैं इसको रखूँ mg इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी इसने कांस्टेंट वेलोसिटी अक्वायर कर ली तो ये तीनों की तीनों फोर्सेस इक्वल हैं, मतलब तीनों की तीनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. सो एफ बी प्लस एफ विस्कस. mg को मैं डी वी इंटू जी लिख सकता हूँ. बॉइंट फोर्स को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई टू प्लस एफ विस्कस. डी वी जी माइनस डी, अच्छा ये जी भी आ गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जी लगाया था. डी वी इंटू जी बाई टू प्लस एस इक्वल्स टू एफ विस्कस. सो डी वी जी बाई टू इज एफ विस्कस. डी वी जी किसके इक्वल है, mg के. सो डी वी g by 2 equals to mg by 2. So mg by 2 is the required answer. First option. A parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is d, so एक electric field है, ये plates हैं, charge है, ये plus है और ये minus होगा. ये electric field है E. And the distance between them is d. The area of each plate is A. दोनों plates का area है A. The energy stored in the capacitor is, energy stored in the capacitor क्या होती है, half CV square, half सी वी स्क्वायर. सी की वैल्यू क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. वी जो है पोटेंशियल, इसकी क्या वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल. क्या मैं ये बोल सकता हूँ, यस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल की जगह पुट कर दिया उसमें. सो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ई स्क्वायर डी से डी कैंसिल. सो दिस इज हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी. Half a epsilon naught e square d is the required answer. Half epsilon naught e square ad. Half a epsilon naught ed square. बस यही तो है आंसर, थर्ड ऑप्शन. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. इसमें क्या अप्रोच है, कई लोगों को समझ में नहीं आया. द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप इज सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन ए पी टाइप. इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन सेम है. एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम कंपेयर द करंट्स इन देम. करंट क्या होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है NAEVD, where VD is the drift velocity. VD क्या है, drift velocity. in P type NAE. अच्छा, अब अपने को ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N टाइप में है वही है होल कंसंट्रेशन P टाइप में. सो दिस इंप्लाइज N is constant, A is constant and E is constant. दोनों का चार्ज भी सेम होता है. सो I is proportional to drift velocity and drift velocity is proportional to mu into E. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, vd का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, e बाय m या फिर qe बाय m इंटू टी. यही तो होता है q बाय m इज इक्वल टू म्यू. अगर मैं म्यू बोलूँ q बाय m को, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू e, वेयर म्यू इज q बाय m. अब चार्ज दोनों का सेम होता है, सो चार्ज कांस्टेंट हो गया. सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. सो जिसका m ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका m ज्यादा होगा. या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि m जिसका कम होगा उसका म्यू ज्यादा होगा. ठीक है. तो मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ होल. सो दिस इंप्लाइज दैट करंट इन होल्स किसमें होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में. पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये समझ में है. इसको दोबारा समझते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको दोबारा समझेंगे. जो करंट होता है वो होता है NAEVD, where VD is drift velocity. As we know, n is constant. n constant क्यों है, because electron concentration is equal to hole concentration. ये Q type में, ये क्वेश्चन में बोल दिया. इलेक्ट्रॉन concentration n टाइप में and hole concentration p टाइप, ये क्वेश्चन में बोल दिया. ये दोनों इक्वल है. So n is constant. So area is constant, charge is constant. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है. So I is proportional to drift velocity. And drift velocity जो होती है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, QE by m into t. So it is proportional to Q by m ratio. Q by m ratio को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. So it is proportional to Q म्यू. ठीक है. एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. क्यों, Q बाय m है. अगर Q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए Q कांस्टेंट है, 1.6 × 10⁻³ होता है. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. जिसका m ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा, या फिर जिसका मास कम होगा उसका करंट ज्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, n टाइप में. सो जो करंट इन n टाइप होगा, मास कम है वो ज्यादा होगा,
करंट ज़्यादा हो गया इन करंट इन पी टाइप. सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी करंट इन एन टाइप is equal to current in p type. No, this is wrong. Current in p type ज़्यादा है. No, current in n type is more than current in p type. This will be the required answer. Consider the following statements A and B. Zener diode connected in reverse bias when used as a voltage regulator. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. क्यों? जनरली अपन जब Zener diode का डायग्राम बनाते हैं कैसे बनाते हैं? ऐसे ही तो बनाते हैं. से रिवर्स बायस्ड में है ना, ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. सो दिस इज रिवर्स बायस्ड. So this is correct statement. The potential barrier of PN junction lies between 0.1 to 0.3 volt. No, this is the wrong statement. ये wrong statement है. तो correct statement क्या होना चाहिए था? The potential barrier of PN junction lies between 0.1 to 0.3 नहीं, 0.3 to 0.7 volt. This is a fact from NCERT textbook. This is a fact. So A is correct and B is incorrect. So third will be the required answer. Polar molecules are the molecules having zero dipole moment. ये तो बिल्कुल गलत हो गया. Acquired dipole moment only present of electric field due to displacement of charge is no. Acquired dipole moment only when magnetic field is certain having permanent electron dipole moment. Polar molecules यही होते हैं. So D is the required answer. If E and G respectively denotes energy and gravitational constant, then E by G का जो dimensions होगा वो बताने हैं. Energy का होता है mL2T minus 2. Gravitational constant होता है m minus 1 L3T minus 2. Okay, so this will be m2 L minus 1 and T 0. m2 L minus 1 and T 0. The first option will be the required answer. Okay. Now the last question of this section. Just a second. Water falls from a height of 60 meter. Height दे रखी है 60 meter at the rate of 15 kg per second. जो mass per unit time का जो वैल्यू दे रखा है वो 15 kg per second है and height दे रखी है 60 meter. The losses due to the frictional force are 10%. Losses is 10% of input. क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 10% of input energy. How much power is generated by the turbine? ठीक है. So power का जो फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम विच इज dm/dt इंटू GH. लिख सकता हूँ मैं भाई क्या होता है एनर्जी क्या है mgh/t. अपने को तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया. अब m/t अपने को इस एक्सप्रेशन को पकड़ चलना है इंटू GH. मैं लिख सकता हूँ m/t की वैल्यू मेरे को क्या गिवन है 15, g की वैल्यू है 10, h है 60. सो दिस विल बी 15 6 90. पावर की वैल्यू हो जाएगी 9000. ठीक है. एंड ये आ गई अपनी पावर की वैल्यू. नाउ लॉस P लॉस पावर कितनी होगी? इनपुट क्या थी? ये वाली जो अपनी आई है इसका 10%, 10/100 इंटू 9000 दैट इज 900. ठीक है. सो 9000 माइनस 981. दिस इज द रिक्वायर्ड पावर जनरेटेड. जो पावर जनरेटेड पूछिए सो दिस इज द रिक्वायर्ड पावर जनरेटेड. ये है वॉट में, इसको हम कर लेंगे किलोवाट में, तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे. सो 8.1 किलोवाट. सो 8.1 किलोवाट इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन बी. A car starts from रेस्ट. ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है यानी कि u इक्वल्स टू 0 है. एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है यानी कि a है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एट t इज इक्वल टू 4 अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय पर्सन सिटिंग इन द कार. t इज इक्वल टू 4 पे बॉल को ड्रॉप कर दिया. व्हाट इज द वेलोसिटी? अच्छा अब ये वेलोसिटी बोला है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड. बॉल इज ड्रॉप. अच्छा बॉल को ड्रॉप किया गया. सो सबसे पहले अपने को ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे पहले देखते हैं. ये एक बॉल को ड्रॉप किया गया है एक कार से. ये कार है ये कार है जो कि ऐसे मूव कर रही है इसी वेलोसिटी से जो अपन निकालेंगे. एट t इज इक्वल टू 4 उससे एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया. सो एट t इज इक्वल टू 6 उसकी वेलोसिटी बतानी है और उसका एक्सेलरेशन बताना है. सो दिस वाज द क्वेश्चन. नाउ इसका सॉल्यूशन. जस्ट अ सेकंड. सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे कार की. एट t इज इक्वल टू 4 पे पूछा है अपने को, बॉल ड्रॉप किया है, तो एट t इज इक्वल टू 4 वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 वो क्या होगी? u is 0 plus a 5 into t which is 4. So v at t is equals to 4 is 20 meter per second. अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है एंड v हमको बोला है कि दिस बॉल इज ड्रॉप. सो इसका y कंपोनेंट vy 0 है. vy तो 0 है ना, y का कुछ लग नहीं रहा. सो एट t is equal to 6 जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में वो 0 है एंड एक्सेलरेशन जो है वो y डायरेक्शन में वो 10 है. सो vy इज इक्वल टू uy प्लस gt विच इज vy. अब uy तो 0 है प्लस g है 10 एंड t कितना हो गया ये ध्यान देने वाली बात है. t
अब हमको पता है कि यहाँ पे 20 सेकंड पे सॉरी 20 t इक्वल टू 4 पे 20 की x की स्पीड, ये क्या है vx, ठीक है। एंड ये जो अपन निकाल रहे हैं ये vy है, तो अपन t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 6 t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 6 तक के टाइम में इसने क्या vy अक्वायर करी वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। सो t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 6 में क्या टाइम हुआ 2 सेकंड्स का, सो दिस इज 20 vy, सो vx इज इक्वल टू 20, vy इज इक्वल टू 20, सो v net इज इक्वल टू 20 रूट 2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल क्या होगा, उस पे आगे की तरफ कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो कार से अब डिस्पैच हो चुकी है, तो उसकी v जो x था वो कांस्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब कार उस पे कुछ नहीं कर रही। t इक्वल टू 4 पे उसको ड्रॉप किया, t इक्वल टू 6 पे अपने को पूछा है, तो t इक्वल टू 6 पे उसकी कोई x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए अपने ax को 0 किया है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे कि ax को 0 क्यों किया, क्योंकि वो कार से डिस्पैच हो चुकी है, कार से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो एक्सेलरेशन थी वो कार की थी, जो इसके पास थी, बॉल की अपनी थोड़ी ना थी। जब इसको चौथे सेकंड पे ड्रॉप किया अपन ने, तो इसने बस एक ही एक्सेलरेशन रखा, वो था g, तो अब इस पे जो नेट एक्सेलरेशन 6 सेकंड पे होगा वो होगा g, सो 20 रूट 2 एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस वाज समवट अ गुड क्वेश्चन। For the given circuit, input signals are applied at terminals A, B and C. What will be the output circuit? अच्छा, अपने को ये पूरा डायग्राम दे रखा है इसका और कुछ इनपुट सिग्नल्स दे रखे हैं। सो ए यहाँ पे 0 है, बी यहाँ पे 0 है और सी यहाँ पे 5 है। फर्स्ट में अगर देखें तो सो 0.0 इज 0 एंड अच्छा ये 0 है तो ये भी 0 होगा, 5.0 इज 0 और 0 का ये रिवर्स क्या हो जाएगा 5, सो 5.5, सो 5 प्लस 5 0, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे तो एक एलिवेशन बनेगा, तो क्या हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता, ये बता रहा है कि पूरा 0 है, सेकंड वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बता रहा है कि फर्स्ट वाला जो है वो 0 है, तो ये सेकंड वाला भी नहीं हो सकता। आंसर अपना या तो फिफ्थ है जो कि बता रहा है कि पूरा का पूरा 5 वोल्ट है, या फिर ये वाला जो कि बता रहा है फर्स्ट। अभी अपने फर्स्ट देखा है, अब अपन देखते हैं सेकंड, ये वाला यहाँ पे ए पे है, एक सेकंड मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, हाँ यहाँ पे ए पे है 5, ओके सॉरी ए पे है 5, बी पे है 0, बी पे यहाँ पे भी 0, सी पे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5.0 0 होता है पर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 5, सो 5 और 5 का इस गेट पे क्या होगा 5 आ जाएगा, सो दिस विल बी 5, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे इसमें 0 दे रखा है, ये भी कट हो जाएगा, सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, बॉल ऑफ मास 0.15 kg, मास 0.15 kg है, ड्रॉप किया है फ्रॉम हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, ये सेम हाइट पे रिबाउंड कर गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू mv माइनस mv क्यों, रिबाउंड हो गया, तो दिस इज 2mv, दिस इज 2 इंटू मास कितना है, ये मास है पॉइंट, ये है 15/100 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √2gh, हाइट कितनी है 10 मीटर, ओके, सो दिस विल बी, ये 10 बाहर आ गया, 10 ये से 1 0 कैंसिल हो गया, 15 2 30, 30/10 इंटू √2 विच इज 3√2, दिस इज 141, दिस इज 4.28 which is approximately equal to 4.2. This is the required answer. Now this is a really nice question. ये अच्छा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे रखा है अपने को 200 सेंटीमीटर, सो इसको मैं ये 0 से मार्क कर रखा है एंड दिस इज 200 सेंटीमीटर, मास 500 ग्राम, इसका मास है 500 ग्राम, इस बैलेंस ऑन वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। नाउ ये जो वेज है ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर मार्क पे, अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड 20 सेंटीमीटर मार्क, ये जो मास है ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर मार्क पे, ये 20 सेंटीमीटर मार्क पे, ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे। Another unknown mass m is suspended from the rod at 160 सेंटीमीटर मार्क, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 160 है। सो अगर ये इसके अबाउट रोटेट हो रहा है तो मुझे एक तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो इसका खुद का मास है 0.5 इंटू जी, ये यहाँ पे लग रहा है, और ये एक mg यहाँ पे लग रहा है, तो मुझे नेट टॉर्क 0 करना है। सो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं टॉर्क और जो इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं टॉर्क, उनको मैं बैलेंस करूँगा। बैलेंस करने के लिए मुझे इन सबके इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से इन सबके डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से इन सबके डिस्टेंस कैसे होंगे मेजर, सबसे पहले तो ये अगर पूरा का पूरा 160 है ये, तो मुझे सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये पता करना है। ये कैसे पता करना है, ये पता करेंगे अपन, ये 40 है और ये पूरा का पूरा 160 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 40 माइनस 160, ये हो गया 120, दिस डिस्टेंस इज 120। ये जो इसका मास है ये सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, ये पूरा 200 का है, तो इसका ये वाला क्या हो गया 100 माइनस 40 क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया 60। सो अब मैं पहले यहाँ वाले जो भी हैं उनको लिखता हूँ, जिसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं टॉर्क, तो ये हो जाएगा 0.5g इंटू ये हो गया कितना 60 अपॉन 100, ये सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस m इंटू 120, ये इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों जो ये फोर्स है ना इसका, ये जो फोर्स है इसके इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है 40 माइनस 20, दिस इज 20, ये है 20, सो दिस विल बी m सॉरी 2 इंटू 10 2g इंटू 20 अपॉन 100, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, 5 2 10 3 2 3 प्लस 120 m इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल 2 2 4। अच्छा ये 100 होगा ना, 120 सेंटीमीटर, तो इसको 100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इससे कैंसिल हो गया, तो ये 12 रह गया। ठीक है, ये उधर गया, तो 12 m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/12, सो 1/12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये एक ऑब्जेक्ट है, सो u इज इक्वल टू अपने को दे रखा है -60 सेंटीमीटर। If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be found at a distance of, फाइनल इमेज अपने को बतानी है। तो सबसे पहले इसका जो फोकल लेंथ है वो है प्लस का 30 सेंटीमीटर। सो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v माइनस 1/60 इक्वल्स टू 1/30, 1/v इक्वल्स 1/30 माइनस 1/60 विच इज इक्वल टू 1/60। सो v इज 60 सेंटीमीटर। सो ये इमेज फॉर्मेशन होगा 60 सेंटीमीटर पे यहाँ से। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर पे हुआ, पर यहाँ पे मिरर है, अगर ये 60 सेंटीमीटर है पूरा, सो मिरर से इसका डिस्टेंस क्या हो गया 20। ये जो डिस्टेंस है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, ये जो डिस्टेंस है ये है 20, ये जो इमेज है। अब ये प्लेन मिरर है, तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, अगर ये 20 है तो ये यहाँ पे भी 20 पे बनाएगा। नाउ दिस इमेज, ये जो इमेज बनी थी ये कैसी थी, ये थी रियल इमेज, एंड वी नो दैट रियल इमेज ऑलवेज, एंड दिस रियल इमेज जो थी इसकी, ये कैसे एक्ट करी थी, ये एक्ट करी थी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करी थी, क्योंकि ये अगर ये ऑब्जेक्ट असली थोड़ी ना है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, सो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उसकी इमेज जो बनती है प्लेन मिरर जो बनाता है वो होती है हमेशा रियल इमेज। सो अच्छा, इसका डिस्टेंस लेंस से कितना हो गया, अगर ये 40 है और ये 20 है तो ये कितना हो गया 20। अपने को जो डिस्टेंस बताना है वो बताना है दोनों से 20 है, सो 30 वाले तो दोनों कट हो गए ऑप्शन, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, ये दोनों सही है, एंड वुड बी अ रियल इमेज एंड वुड बी अ वर्चुअल इमेज। नो, द फाइनल इमेज इज अ रियल इमेज, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रियल इमेज हो गया, रियल इमेज क्यों समझ में आया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये मिरर के पीछे बना है, दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज बनाता है। सो दिस वाज अगेन अ गुड क्वेश्चन, पर ये ऑप्शनल चल रहा है अभी, ठीक है। 3 रजिस्टर नहीं, नाउ द क्वेश्चन सेज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जस्ट अ सेकंड गाइस। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कनेक्टेड टू एन एसी मेंस, एसी मेन से कनेक्टेड है, सप्लाई 220 वोल्ट है, सो VP विल बी इक्वल टू 220 वोल्ट, सप्लाई है, सो VP प्राइमरी सर्किट का है, ठीक है, एंड VS अपने को कितना ऑपरेट कितने पर है 11 वोल्ट पे, सो VS इज 11 वोल्ट। सो ये इसने पूछा है इग्नोरिंग द पावर लॉसेस द ट्रांसफर द करंट इन द प्राइमरी, अपने को IP पूछा है, और अपने को IS गिवन है क्या, यस गिवन है, इनडायरेक्टली अपने को गिवन है, कैसे, पावर जो होती है वो होती है V इंटू I, V है 11 से ये 4 एम्पीयर हो गया, ठीक है, एंड वी नो दैट VP अपॉन जो अपने को VP इंटू IP है उसका आंसर क्या आना चाहिए, कोई पावर लॉस नहीं है, तो इसका आंसर आना चाहिए 44। VP कितना गिवन है 220, IP ये 44, सो 11 22 से डिवाइड कर लो 10 से और ये 2 से, सो IP इज 0.2 which is the first option। 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the figure, ऐसे connected हैं। The ratio I3 is to I1 of the current in terms of their resistances used in the circuits। इनकी resistances के टर्म्स में इनका जो आंसर आएगा I3 by I1 का जो रेशियो है वो अपने को डिटरमाइन करना है, ओके। सो इस डायग्राम से अपने को पता चल रहा है ये जो I1 है ये है I1 which is divided into I2 and I3, so we can say I1 is equal to I2 plus I3, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो पोटेंशियल है I1 I2 R2 इक्वल्स टू I3 R3, पोटेंशियल सेम है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, सो मैं ये लिख सकता हूँ I2 इक्वल्स टू I3 R3 बाय R2, मैंने I2 की वैल्यू निकाली, सो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, I2 की वैल्यू क्या है I3 R3 बाय R2, मैं यहाँ से I3 कॉमन निकाल सकता हूँ, I3 सो I1 बाय I3 हो जाएगा, मैं इसको कॉमन निकाल के नीचे ले गया, दिस विल बी इक्वल टू
R3 by R2 plus 1. So I1 by I3, sorry, I3 equals to R3 plus R2 by R1, sorry, R2. So I3 by I1 will be R2 upon R3 plus R2. This is the required answer. Now क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है द प्रोडक्ट F इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B इज इक्वल टू दिस. अपने को ये दे रखा है, इसमें अपने को सबसे बड़ा हिंट क्या है, ये दोनों चीजें सेम है. ठीक है. फॉर Q इक्वल्स टू 1, V की वैल्यू ये है, F की वैल्यू ये है. व्हाट विल द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B? इट इज अ बेसिक मैथ्स क्वेश्चन. बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट. अपने को आंसर बताना है. अपने को फोर्स की वैल्यू गिवन है 4i कैप minus 20j कैप प्लस 12k कैप विच इज इक्वल टू 2i कैप. मैं इसको एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ तो थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे. F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज 1 V क्रॉस B. अपने को F दे रखा है, अपने को V दे रखा है, अपने को B की वैल्यू बतानी है. सो F की वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है अपने को 4i कैप, हाँ ये 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप. ओके. विच इज इक्वल टू V की एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस विद B का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, B का एक्सप्रेशन bi कैप प्लस bj कैप प्लस b नॉट k कैप, bi कैप प्लस bj कैप प्लस b नॉट k कैप. हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो अपने पास आंसर आएगा 2b k कैप माइनस 2b नॉट j कैप माइनस 4b k कैप. ये सब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. ओके. प्लस 4b नॉट i कैप. ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको ऐसे जल्दी जल्दी करने आनी चाहिए. ठीक है. एंड फिर इसको इन तीनों से मैं करूंगा, सॉरी 6 को मैं तीनों से करूंगा तो 6bj कैप प्लस 6bj कैप, ये प्लस है माइनस 6b नॉट i कैप एंड के 0 हो जाता है. ठीक है. ये चीज आई है. अब इससे मुझे ये पता चला कि 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप इक्वल्स टू माइनस 2b नॉट i कैप प्लस, अब इन सबको मैं रीअरेंज करूं, ये हो जाएगा 6b माइनस 2b नॉट j कैप माइनस 2b k कैप. ओके. तो 2b नॉट माइनस का इक्वल्स टू 4. ये i कैप वाली टर्म है, ये i कैप वाली टर्म, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ. सो b नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 2. ये आ गई मेरे पास b नॉट की वैल्यू. अब माइनस 20 विल बी, ये अब मैं j वाली टर्म इक्वेट कर रहा हूँ, माइनस 20 विल बी इक्वल टू 6b माइनस 2 b नॉट की वैल्यू माइनस 2 माइनस 20 इक्वल टू 6b प्लस 4. अच्छा, अपने को b की वैल्यू बतानी है तो अपन ऐसे भी रख सकते हैं इसको. सो यहाँ से तो नहीं आएगा, एक सेकेंड. इस 12 को मैं माइनस 2b में लिख सकता हूँ. 12 इज इक्वल टू माइनस 2b. सो b इज इक्वल टू माइनस 6. सो द एक्सप्रेशन ऑफ b वेक्टर क्या होगा, माइनस 6i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप. दिस इज द रिक्वायर्ड b. This is the required answer. Now, this is a very nice question. ये जनरली फॉर्मूले के टाइप में पढ़ाते हैं सब लोग, पर ये समझना भी जरूरी है. पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ve, वेयर k इज लेस देन 1 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी. k की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में बता रखा है 1 से कम है. ठीक है. तो ऑफ कोर्स ये जो v है ये एस्केप वेलोसिटी से कम है. अगर ये एस्केप वेलोसिटी से कम है तो बस ये यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि ये एस्केप नहीं हुआ, एस्केप नहीं हुआ. बस ये जो इस चीज का जो मतलब है ना वो ये है, ये लेस देन 1 जो बताया वो इसका मतलब ये है कि v इज लेस देन ve एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दी है. द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ रीच बाय द पार्टिकल. अबव द सरफेस बतानी है. ठीक है. सो लेट द हाइट बी h. सो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस gmm बाय r, ये अर्थ का पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस gmm अपॉन r प्लस h. जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, ये सेंटर है, ये r है. अगर ये मान लो सरफेस से h हाइट पे है, हमने इसको फेंका, ये ऑब्जेक्ट h हाइट पे, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, फाइनल r प्लस h प्लस हाफ m v स्क्वायर माइनस gmm बाय r. अच्छा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये जो स्मॉल है m है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं. इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन r प्लस h प्लस हाफ k स्क्वायर ve स्क्वायर. ओके. सो माइनस gm अपॉन r इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन r प्लस h प्लस हाफ
के स्क्वायर वी ई स्क्वायर क्या होता है 2gm/r, ये इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। वी स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया, तो gm कैंसिल gm कैंसिल gm कैंसिल, सो दिस इज -1/r इक्वल्स टू -1/r प्लस h प्लस के स्क्वायर बाय 2r। अच्छा ये हाफ से 2 भी कैंसिल किया तो 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है बाय r, ठीक है। अब अपने को इधर उधर करके h की वैल्यू फाइंड करनी, सो दिस विल बी, मैं इस टर्म को इधर लिया हूँ या फिर तो इसको रिअरेंज करूँगा तो 1/r प्लस h इक्वल्स टू के स्क्वायर बाय r माइनस प्लस 1/r हो जाएगा, ये एलसीएम आया r के स्क्वायर प्लस 1/r प्लस h, इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो अच्छा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, r प्लस h इक्वल्स टू r अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या होगी r अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर माइनस r, सो दिस इज r कॉमन निकालिए 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 1, दिस इज r 1 प्लस के स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस के स्क्वायर, ओके 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस r के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, इस माइनस आर के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, सो दिस इज के स्क्वायर आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। 27 drops of same size are charged at 220 volt each, they combine to form a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop, ठीक है। so V big equals to n 1/3 V small, n 1/3 यानी कि 27 की पावर 1/3, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल क्या है 220, so 3 into 220 this is equal to 0, 3 to 6 660 volt, first option। from a circular ring of mass m, circular ring of mass m, a radius and radius r corresponding to 90 degree sector is removed, the moment of inertia remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square, the value of k, ठीक है। so 2 pi r का जो मास था वो m था, k का मास होगा m अपॉन 2 pi r, तो pi by 2 r का रेडियस क्या हो जाएगा m अपॉन 2 pi r into pi r by 2, this is m by 4, this m by 4 मास इज रिमूव्ड, सेक्टर रिमूव किया ना, ये क्या है सेक्टर, ठीक है, ये रिमूव हुआ है, तो रिमेनिंग का मास क्या है m रिमेनिंग इज m minus m by 4 which is 3/4 m, so the m pi will be equal to m remaining into r square, this is 3/4 m r square, k times of m r square है तो k is 3/4, first option। ओके एक क्वेश्चन ये 47 वाला शायद स्किप हो गया, ये मैं भी देखते हैं। Two circular loops of radii r1 and r2 placed in the same plane with their centers coinciding, if r1 is much greater than r2 the mutual inductance m between them will be, mutual inductance अपने को बताना है दोनों के बीच में कितना होगा, so mutual inductance is equal to r1 square if r1 is much greater than r2 then r1 square upon r2 के proportional होगा, so the required answer is third option। particle moving in a circle of radius r with the uniform speed takes time t to complete one revolution, तो 2 pi r ये वन रिवोल्यूशन है, डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये t टाइम लेता है और इसकी जो स्पीड है वो v होगी फिर, ठीक है, दिस इज द स्पीड। नाउ इफ दिस पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, स्पीड सेम है, ये स्पीड आई इसी स्पीड से 2 pi r by t से इसको प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है इज इक्वल टू 4r, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय, नाउ मैक्सिमम हाइट h का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h इज 4 टाइम्स r, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर क्या है 2 pi r अपॉन t, so 4r equals to 4 pi square r square by t square into sin square theta upon 2g, r से r कैंसिल हो गया एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया, so 2g t square upon pi square r equals to sin square theta, ये वाला स्टेप में है, ये बस मैंने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। मैं अपने को थीटा पूछा है, so सबसे पहले मैं अंडर रूट लेता हूँ, इसकी पावर हाफ इज इक्वल टू sin थीटा 2g t square upon pi square r, so sin inverse 2g t square divided by pi square r is equal to theta, this is the required answer, 2g t square upon pi square r sin का inverse, this fourth option will be the correct answer। now एक ये वाला क्वेश्चन रह गया था, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a, इसकी जो लेंथ है वो है 12a सॉरी, एंड रेजिस्टेंस r wound up as a circular current carrying wire,
इसको करंट कैरिंग वायर में वाउंड कर दिया दो केसेस के लिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एक स्क्वायर में। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इन ईच केस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है, ईच केस में। डायपोल मोमेंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, डायपोल मोमेंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू, एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एन आई ए, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल्स, ठीक है। आई इज करंट एंड ए इज साइड, ओके, ए सॉरी ए इज एरिया, एन आई मैं ए साइड दे रखी है ना, एन आई कैपिटल ए देता हूँ, दिस इज एरिया, ओके, आई इज करंट एंड एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट फॉर फर्स्ट केस इट इज एन आई एरिया फॉर दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 3/4 a square, दिस इज द एरिया फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a square। सो 12a को अपन ने ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3 a और a, अगर तीन साइड में अपन ने कन्वर्ट किया तो फिर इसमें n कितने होंगे, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 12a डिवाइड बाय 3a, दैट इज 4 टर्न्स हो गए। सो a, तो नंबर ऑफ टर्न्स अपन ने बोला 4, करंट है i, आई कैपिटल आई दे रखा है तो अपन भी कैपिटल आई ले लेते हैं, कैपिटल आई इंटू एरिया है √3/4 a square, 4 से 4 कैंसिल, सो दिस इज √3 आई a square, पहले का डायपोल मोमेंट तैयार किया, ठीक है। एंड वैसे तो आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन आ गया, पर सेकंड वाला भी देख लेते हैं, स्क्वायर में क्या होगा। स्क्वायर में एक्चुअली 4 साइड्स हैं, सो 4 साइड्स हैं, सॉरी 4 साइड्स हैं ए एंड ए, ये 4 साइड्स हैं, सो फिर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे 12a डिवाइड बाय 4a विच इज 3। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर इज n यानी कि 3i a square, यानी कि 3i a square हो गया, 3i a square। So first will be the answer. This is the chemistry section and this will be covered in the next video. So thank you and have a nice day.